हाँ भाई, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट कंप्लीट थे हमारे। अब हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट देखो। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं अपन लोग, कंपनी की फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ कंपनी। जो भी कंपनी का क्वेश्चन में नेम होगा सबसे पहले वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी क्वेश्चन में डेट होगी वो लिखेंगे, ठीक है। लाइन का मतलब होता है एट लगाना, एंड ऑन नहीं लगाना, ध्यान रखना, ठीक है ना। नोट्स नंबर का कॉलम खाली छोड़ देना है। ये अमाउंट की बेसिकली दो कॉलम बनाए जाते हैं इसमें, और आप दो एक खाली पड़ा रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर, अब आप देखिए पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। जैसे कि पिछले साल तक हमने देखा था लायबिलिटी साइड बनाते थे, एक एसेट बनाते थे। इसमें लायबिलिटी को बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, ए पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले नंबर पे इसमें आएगा शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे नंबर पे आएगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, और तीन आते हैं इसमें। पहले नंबर पे आ गया आपका शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे आ गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे नंबर पे आपका आ गया मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इस तरह से बी पॉइंट में इसमें आएगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फॉर्मेट आपको रट लेना बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है ना। जो चीज़ जहाँ लिखी हुई है उसको वहीं लिखना, ऊपर नीचे मत कर देना। ऊपर नीचे कर दिया गलत माना जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट में से इसमें आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज का पहला पॉइंट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरे नंबर पे इसमें होता है नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तीसरे नंबर पे होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यार बोलना जरूरी है, कोई आया तो हल्ला मचाना जरूरी है क्या। लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चौथे नंबर पे इसमें आता है अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर है, जाओ यहाँ तक नोट करो काफी पहले। इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। यस, ए बी सी। अब आएगा डी पॉइंट। अब आएगा डी पॉइंट, शॉर्ट टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज का पहला पॉइंट होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सेकंड नंबर पे होता है ट्रेड पेबल, तीसरे नंबर पे होता है अदर करंट लायबिलिटी,
चौथे नंबर पे होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और इस पूरे का लगा देंगे टोटल। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, ठीक है। अब इसमें जो ये एक एक पॉइंट है सबका मतलब लिखेंगे हम बाद में, ठीक है ना, फॉर्मेट है। तो ये पहले नंबर पे हमने बनाया इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर 4 पार्ट हो गए। पहला हो गया शेयर होल्डर फंड, दूसरा हो गया एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा हो गया करंट लायबिलिटी। आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 पार्ट थे। सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में एक ही है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में 4 पार्ट थे, उसके बाद करंट लायबिलिटी में 4 पार्ट थे। इस तरह से टोटल हमारे पार्ट हुए 12। क्लियर है? इस तरह से आपको याद करना, 12 के बारे में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखेंगे एसेट्स। हमारी जो एसेट्स होती हैं वो सबसे पहले नंबर की आती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट्स का फर्स्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर फर्स्ट होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसके बाद सी में होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और डी पॉइंट में इसमें होता है टेंजिबल, इसमें फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे नोट करो, इनका मतलब हम लिख लेंगे अभी। ये जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। टेंजिबल जो आंखों से दिखाई देती हैं, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ठीक है। इंटेंजिबल जो आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल वगैरह, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ये टेंजिबल एसेट की होती है जो अभी बनकर तैयार नहीं हुई। मैं मान के चलो मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूँ और मेरी बिल्डिंग अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, पूरी आधी अधूरी बनी है, उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब मेरी कोई इंटेंजिबल एसेट है जो पूरी तरह से मेरे को प्राप्त नहीं हुई, होता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये बेसिकली किसी बैलेंस शीट में जनरली काम नहीं होता, फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से फिक्स्ड एसेट के कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट। नॉन करंट एसेट्स हम पढ़ रहे हैं, इसका पहला पॉइंट था फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। सेकंड नंबर पे इसका पॉइंट क्या होगा? देखो, सेकंड नंबर पे इसके नीचे से लिखना है, पहले नंबर पे होगी फिक्स्ड एसेट, दूसरे नंबर पे लिखना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरे नंबर पे आपको लिखना है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, चौथे नंबर पे आपको लिखना है नेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लायबिलिटी में लिखा था अपना नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ लिखेंगे नेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फिफ्थ नंबर पे लिखना है अदर नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर? तो अपन ने इस तरह से ए पॉइंट के कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, और पहले पॉइंट के कितने पॉइंट थे? 4। क्लियर? याद होने चाहिए आपको। इस तरह से बी पॉइंट हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको लिखना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से पहले लिखो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरे नंबर पे लिखना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोलते हैं स्टॉक को, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है ट्रेड रिसीवेबल। चौथे नंबर पे आपको लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिफ्थ नंबर पे आपको लिखना है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। सिक्स नंबर पे लिखना है अदर करंट एसेट्स। इस तरह से हमारी बन गई बैलेंस शीट, जिसका लगा देंगे टोटल
पूरी का, ये एसेट का टोटल। क्लियर? इस तरह से ये जो फॉर्मेट है पूरा आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। याद नहीं होगा मान नहीं चलो पूरा नोट कर लो, पूरा एक फॉर्मेट है। ठीक है, बन गया, बन गया। अब देखो नोट्स ऑफ अकाउंट्स इसके कैसे बनते हैं। हम बना रहे हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं लेखांकन टिप्पणियां। लेखांकन टिप्पणी। हम लोग इस बैलेंस शीट में फालतू की चीज़ों को नहीं लिखेंगे, जो भी एक प्रकार की चीज़ें होंगी उनका टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के लिखेंगे। तो सबसे पहला जो वेरी मोस्ट नोट्स ऑफ अकाउंट है वो है आपका शेयर। इस शेयर कैपिटल को लिखते कैसे हैं, इसके हम 4-5 भाग बनाते हैं। पहले नंबर पे जो हमारी कैपिटल होती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड। उसके बारे में मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या होती है? कंपनी की वह अधिकतम पूंजी जो कंपनी अपने जीवन काल में जारी कर सकती है। इसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में होता है। एक डेफिनेशन है इसकी, आपको दिमाग में रखना। क्वेश्चन में अगर आपको दे रखी है तो लिख देना, नहीं दे रखी तो ये हेडिंग डाल के यहाँ क्या लिख देना है, ये आपको नंबर ऑफ शेयर जो भी होंगे लिख के यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना। मानो क्वेश्चन में आपको बोल दे कि 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, कितने के हो गए 2 लाख, और लिख के यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे। कुल मिला के इसको शो किया जाता है, इसको टोटल में कैलकुलेट नहीं किया जाता, बस लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखते हैं इश्यूड कैपिटल। हमने कितने शेयर जनता को इशू करे, हमने कितने शेयर जनता को इशू करे। ठीक है, इशू के बारे में हमने पढ़ रखा था पिछले चैप्टर में। सी पॉइंट में आता सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें क्या होगा, हमने जितने शेयर इशू करे उसमें से जनता ने कितने के लिए आवेदन हमको दे दिया, वो आता है सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर? इसके बाद आएगा डी पॉइंट में कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ लिख देते हैं। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इसमें जितने शेयर को हमने पैसा मांगा वो यहाँ लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई कॉल्स इन एरिया है, कॉल्स इन एरिया, तो उसको घटा के यहाँ पे लिखेंगे। कॉल्स इन एरिया के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। कोई व्यक्ति जब हमको पैसा नहीं देता है कंपनी को तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरिया। आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये बल्कि बहुत सरल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में वो दे देता है केवल शेयर कैपिटल, कुछ देता नहीं है इसके अलावा। ठीक है ना, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह का बनाने की आवश्यकता नहीं है, बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिख देंगे शेयर कैपिटल। क्लियर है? और क्वेश्चन में कभी कभी ऑथराइज की इन्फॉर्मेशन दे देता है, इन तीनों की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, केवल लिख देता है इतने शेयर होंगे। तो आपको इसको अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको कंबाइंड करके लिख देना, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक साथ लिख देना। ये सारी चीजें अलग अलग तभी लिखनी है जब क्वेश्चन में इनकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, कोई डाउट? बट आपको पता होना चाहिए जो हमारी कैपिटल है वो 5 प्रकार की होती है। ऑथराइज, उसके बाद इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद कॉल्ड अप, उसके बाद पेड अप। एक और होती है रिजर्व कैपिटल, वो इसमें शो नहीं की जाती पहले। ठीक है ना, इसको नोट करो फटाफट से। फॉर्मेट आपको याद होना ही होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ भाई, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने लिखा था शेयर कैपिटल का ये फॉर्मेट हो गया। सेकंड नंबर पे लिखा था रिजर्व एंड सरप्लस। हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? देखो भाई, सेकंड नंबर पे हमने लिखा था रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कोई भी रिजर्व आपका किसी भी नाम से हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, एक तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस करके लिखना है, अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस करके। क्लियर? सेकंड नंबर पे लिखा आएगा जनरल रिजर्व, प्लस करके लिखना है। इसके बाद आएगा कैपिटल रिजर्व। हाँ भाई, कैपिटल रिजर्व। इसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसके बाद सिंकिंग फंड, बहुत सारे हो सकते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, बहुत सारे हो सकते हैं। आपको याद करना एनी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व या एनी अदर फंड प्लस सब कर दो। कुल मिला के किसी भी चीज के आगे रिजर्व लिखा हो तो आप इसमें शामिल किया जाए। क्लियर? रिजर्व और फंड्स में क्या अंतर होता है? जब किसी रिजर्व को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, मार्केट में उसका पैसा लगा दिया जाता है, उसको क्या बन जाता है? हमारा फंड बन जाता है। क्लियर? नोट करिए इसको। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें आता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये इसमें आता है, इसको याद रखना। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, हाँ इसको स्पेशली याद रखना, ठीक है ना? ये देखने पे लगता नहीं है कि रिजर्व है ये। सिंकिंग फंड, देखो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी इसमें आएगा, इसको स्पेशली याद रखना क्योंकि उसको देखने से पता नहीं लगता कि ये आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, ये होता क्या है चैप्टर नंबर 5 में? वैसे ये कुछ नहीं होता। मान के चलो आज आपका एम्प्लॉय कोई काम करता है और आप उसको बोलो कि आप मेरे यहाँ 10 साल तक काम करोगे तो 10 साल बाद मैं आपको शेयर कितने रुपए में दे दूंगा आज की रेट में। मानो आज की रेट शेयर की कितनी है? 10 रुपये। और 10 साल बाद मानो इसकी रेट कितनी हो गई? 1000 रुपये। और 10 साल बाद आपको कितने रुपए में मिलेगा शेयर? 10 रुपये में। तो आप कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? 990 रुपये। अब कंपनी ने शेयर देने का वादा किया है, आपको शेयर दिए नहीं है, इसलिए वो क्या बना लेता है? अकाउंट बना के क्रिएट कर लेता है, 10 साल बाद इसमें से इसको शेयर दे देंगे। क्लियर है? तो वो अकाउंट होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है ना? अंश विकल्प खाता बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको नोट करिए। बाद में इसके बाद भाई लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? एक तो आएगा ग्रेच्युटी फंड। ये ग्रेच्युटी फंड होता क्या है? हमने कर्मचारियों को देने के लिए एक फंड का निर्माण कर रखा है, जब वो रिटायर होंगे तो उनको इतना पैसा दे देंगे। ये होता है ग्रेच्युटी फंड। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये क्या होता है? वर्कमैन जो हमारे कर्मचारी हैं, यदि उनको कोई क्षतिपूर्ति हो गई तो उनको भविष्य में अगर पैसा देना पड़ा तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं? फंड बना देते हैं। और ये लॉन्ग टर्म क्यों होता है? जरूरी है कि इसी साल कर्मचारी मर जाएगा कोई हमारी कंपनी में, या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 10 साल तक नहीं, हो सकता है 20 साल तक नहीं। तो ये फंड क्या होता है? 1 साल से प्रोविजन क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा के लिए बनाया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा? प्रोविजन फॉर गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? मानो मैंने पंखा, मेरी कंपनी पंखा बनाने की है, और पंखे पर मैंने 1 साल की गारंटी दे रखी है। कितने की? 1 साल, 2 साल की गारंटी दे रखी है। हो सकता है मैंने आज जो पंखा बेचा है वो 2 साल बाद, 2 साल के अंदर खराब हो जाए, और जब खराब हो जाएगा सामने वाला मुझे वापस दे के जाएगा, मुझसे रिपेयर करवाएगा, उस पर क्या होगा? खर्चा होगा। उस खर्चे के लिए क्या बना लेता हूँ? ये प्रोविजन। क्लियर है? बस समझ आ गए? और अलग एक और इसमें हो सकता है, चलो नहीं
ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हमारा आएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे हमने लिखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें लिखा हुआ था अदर। क्रेडिटर और बीपी के अलावा अदर में कुछ होगा तो वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, अदर में आ जाएगा। जैसे अदर का लिख लो, चलो अदर करंट लायबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, फिर भी बेसिक से लिख लेते हैं अपन लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, अनर्ड या एडवांस इनकम, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर दो ही चीज है। ठीक है ना, और भी कोई हो तो इसमें आ जाएगा अदर। क्लियर। इसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अच्छा इसमें एक और आ जाता है अनपेड डिविडेंड। अनपेड होगा तो कोई लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ मुझे। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक होता है प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड जो होता है अब इस साल से, इसको प्रोविजन फॉर, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं लिखते, इसको कंटिजेंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। अपने बुक का देख लेंगे पुराना दे रखा है या नया दे रखा है। ठीक है ना, तो उसका फिलहाल प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना और अदर प्रोविजन। और भी होते हैं बहुत सारे, में बहुत चीज़ें नहीं लिखवा रहा जो आपके काम आने वाली। क्लियर है। एक और बुक में दे रखा होगा प्रपोज डिविडेंड, जबकि वो इस साल से क्या कहाँ डाला जाएगा, कंटिजेंट लायबिलिटी, तो चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, इसको नोट करो। अब हम बना रहे हैं किसका, फिक्स एसेट में सबसे पहले क्या था, टेंजेबल एसेट। टेंजेबल का देखो, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, इसका जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना है, यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखना है, यहाँ पे WDV लिखना है। क्या लिखना है, रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू। देखिए सबसे पहले आपकी जो टेंजेबल फिक्स एसेट है कौन कौन से आ सकते हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट यहाँ लिख देंगे, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देंगे, घटा के इसको यहाँ लिख देंगे। जैसे मान के चलो बिल्डिंग 1 लाख की है, डेप्रिसिएशन 10,000, कितने की रह गई, 90। ठीक है, इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी या डेप्रिसिएशन ये बराबर। इसके बाद लैंड, अगर कोई ज़मीन है तो ये यहाँ ज़मीन पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, ये बराबर यहाँ। माना फर्नीचर है तो यहाँ इसका डेप्रिसिएशन यहाँ लेस करना, ये बराबर। अदर और कोई हो तो लिख देंगे। ठीक है, और इस पूरे का टोटल करके ये वाला जो अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। फाइनली काट पीट के जो ये वाला अमाउंट आएगा वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। डाउट नोट करो। हाँ